Good morning everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8th which is chapter 12 friction. So students इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रिक्शन के। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन, सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड थर्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. So firstly we will see introduction to friction or what is friction. The rubbing of one surface or thing against another is called friction. कोई भी एक ऑब्जेक्ट या एक सरफेस जब दूसरी सरफेस के ऊपर रब होती है तो उसे ही हम फ्रिक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप यदि अपने हाथों को देखोगे और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ने की कोशिश करोगे तब आपको फील होगा कि इनसे हीट प्रोड्यूस हो रही है. आपको जो गर्माहट महसूस होती है वो किसके कारण महसूस होती है? इसी फ्रिक्शन के कारण महसूस होती है. इसी प्रकार से हम फ्रिक्शन के अदर एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपने रोड पर चलते हुए कार, मोटर, बाइक देखे होंगे. जब इन पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो ये रुक जाते हैं. ये जो कार, मोटर, बाइक रुकते हैं ये किसके कारण रुकते हैं? ये फ्रिक्शन के कारण रुकते हैं. मीन्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मीन्स एक ऑब्जेक्ट जब दूसरी सरफेस पर मूव कर रहा होता है तो आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है. ये जो ऑब्जेक्ट का स्टेबल पोजीशन में आना होता है ये किसके कारण होता है? ये फ्रिक्शन के कारण होता है. स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? कभी आपने सोचा है कि क्यों व्हीकल पर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये रुक जाते हैं? ना सिर्फ व्हीकल, अनदर ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पर मूव कर रहा होता है कुछ टाइम के बाद बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए भी ये ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? ऐसा फ्रिक्शन के कारण होता है. जो दो सरफेस होती हैं इनके बीच जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मीन्स जो रफनेस होती है, उसके कारण इन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस पर जो मूव कर रहा होता है कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली रुक जाता है बिना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए. स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर एक फिगर शो हो रहा है. अ बॉय फॉल्स डाउन व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना पील. ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि आप जब केले के छिलके के ऊपर पैर रखते हो तो आप स्लिप हो जाते हो. तो आप स्लिप क्यों हो रहे हो? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, इस कारण से आप स्लिप हो रहे हो. मीन्स जो बनाना पील की जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी एकदम, उनके बीच इरेगुलरिटीज नहीं होंगी. आपका जो पैर है और जो बनाना पील है उनके बीच रगड़ नहीं हो पाती है. मीन्स आप अपना पैर सही तरीके से नहीं रख पाते हो और आप स्लिप हो जाते हो. नाउ वी विल सी 12.1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी दी गई है उसे देखेंगे. इसके थ्रू हम समझेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. इस एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हो. जब कभी भी टेबल पे एक बुक रखी होती है और हम उसे राइट साइड से पुश करते हैं तो आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड जाकर ये बुक रुक जाती है. मीन्स कुछ दूरी तक बुक मूवमेंट करती है उसके बाद रुक जाती है. इसी एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हो. अब आप क्या करोगे? अपोजिट डायरेक्शन से बुक को पुश करोगे तो क्या होगा? फिर वही होगा कि बुक कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी. मीन्स जब आप लेफ्ट साइड से पुश करोगे तो बुक राइट साइड जाकर रुक जाएगी और राइट साइड से पुश करोगे तो लेफ्ट साइड कुछ दूरी पर आकर बुक रुक जाएगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन से मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से बुक पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी फोर्स को जो अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, मींस मोशन जिस डायरेक्शन से वर्क करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स वर्क करता है उसे ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं. इसके लिए हम इन्हें कुछ एक्टिविटी से समझ सकते हैं. A brick is being pulled by spring balance. मीन्स एक ईंट को लेना है, ब्रिक को लेना है और इसे हमें स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू पुल करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है. स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जिसका यूज़
फोर्स के मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। मींस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम जिस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है, उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, इसका मेज़रमेंट इसी स्प्रिंग बैलेंस डिवाइस से किया जाता है। It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. जो स्प्रिंग बैलेंस होती है एक कॉइल्ड स्प्रिंग की बनी होती है। जब भी इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो कॉइल्ड स्प्रिंग होती है वो स्ट्रेच होती है, खिंचती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। और जब हम जो कॉइल्ड स्प्रिंग होती है स्ट्रेच होती है तो उससे क्या होता है, इसके अंदर जो पॉइंटर होता है वो मूवमेंट करने लगता है। इसके लिए एक रीडिंग स्केल होता है इसके अंदर। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो भी स्केल पर रीडिंग आती है उससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है कि फोर्स कितना ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे और जो ब्रिक है उसे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू पुल करने की कोशिश करेंगे। जब हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू ब्रिक को फ्लोर पर पुल करेंगे तो क्या होगा कि जो ब्रिक है उसके और फ्लोर के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी रीडिंग यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमको ब्रिक जो है इस ब्रिक को पॉलीथीन से कवर करना है और वापस से इसे स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम पुल करते हैं। तो फिर से क्या होगा, ब्रिक के और फ्लोर के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है उसकी रीडिंग स्केल पर आ जाएगी। इन दोनों ही एक्टिविटी में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब हमने ब्रिक को स्मूथ पॉलीथीन से कवर नहीं किया था तब हम इसे जब खींचेंगे तो क्या होगा कि जो ब्रिक है वो धीरे धीरे मूव करेगी। मींस यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। पर सेकंड टाइम जब हम इसे पॉलीथीन से कवर कर देते हैं तब, क्योंकि पॉलीथीन कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, इसलिए इजीली पुल की जा सकती है फ्लोर पर। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कम वर्क करेगा। तो यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है जिसकी रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस में आ जाती है। मींस जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा। सो स्टूडेंट्स, जो रफनेस एंड स्मूथनेस होती है ये फैक्टर फ्रिक्शन को अफेक्टेड करता है। सो स्टूडेंट्स, स्मूथनेस एंड हार्डनेस फ्रिक्शन को किस प्रकार से अफेक्टेड करती है इसके लिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी में बताया गया है द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन डिफरेंट सरफेसेस। जो पेंसिल सेल होती है किस प्रकार से डिफरेंट सरफेस पर डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है, ये हम इस एक्टिविटी में देखेंगे। इसके लिए हमें क्या लेना है, एक टेबल लेना है। टेबल के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन इधर पर किसे बोला गया है, एक ढलान वाला बोर्ड, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ढलान वाला बोर्ड हमें ब्रिक के सहारे रख लेना है और जो लकड़ी का बोर्ड है उस पर हमें मार्क ए कर देना है। अब हम क्या करेंगे, पेंसिल सेल को इस मार्क ए पर रखेंगे और उसे ए पर रखकर हम उसे छोड़ देंगे, हाथ हटा लेंगे। तो क्या होगा, जो पेंसिल सेल है वो टेबल पर आगे की तरफ मूव करने लगेगी। अब हम देखेंगे कि ये कितना मूवमेंट करती है टेबल पर, इसे हम नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है, टेबल पर एक क्लॉथ से इसे कवर कर देना है। इधर पर ये ध्यान रखना है कि जो क्लॉथ है उसमें किसी भी प्रकार का रिंकल ना हो। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो लकड़ी का बोर्ड है उस पर मार्क ए जो लिखा हुआ है उधर पर हम पेंसिल सेल को रखेंगे और फिर से उसको रखकर छोड़ देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जो पेंसिल सेल है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है क्लॉथ पर। दोनों ही रीडिंग हमको नोट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नोट करेंगे कि फर्स्ट टाइम जब हम टेबल पर पेंसिल सेल को मूव कराते हैं तो क्या होगा कि जो पेंसिल सेल होगी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। पर सेकंड टाइम में हमने क्लॉथ का यूज़ किया है। क्लॉथ में कुछ रफनेस होती है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसके कारण जो पेंसिल सेल होगी वो कम डिस्टेंस कवर करती है। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप की सरफेसेस होती हैं उनके बीच डिफरेंट टाइप का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करता है। सभी टाइप की सरफेसेस के लिए इक्वल फ्रिक्शन नहीं होता है। So students, friction is caused by the irregularities on the two surfaces in contact. जो फ्रिक्शन होता है वो किस कारण से होता है, दो सरफेस के बीच जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी उनके बीच
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ज़्यादा वर्क करेगा। इवन दो सर्फेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम। यहाँ तक कि जो सरफेस आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई देती हैं उनमें भी इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, उनमें भी रफनेस पाई जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपको जो फ्लोर होता है ना, टाइल्स वाला जो फ्लोर होता है एकदम स्मूथ दिखाई देता है, पर फिर भी उसमें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होंगी जो कि हम देख नहीं सकते हैं नेकेड आइज से। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होता है, एक सरफेस में जो छोटे छोटे छेद होंगे और दूसरी सरफेस में भी क्या होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे। ये दोनों सरफेस के जो होल होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसे ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। सो स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट के बीच के इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में आ जाता है। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मीन्स उतनी ही ज़्यादा इंटरलॉकिंग की कैपेबिलिटी पाई जाती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ अ रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व्ड। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उसके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा, और जो स्मूथ सरफेस होगी उसमें थोड़ा कम फ्रिक्शन वर्क करेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यदि दो सरफेस एक दूसरे के साथ हार्डली प्रेस्ड होती हैं तो क्या होता है, उनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। इसे आप देख सकते हो कि जैसे किसी मैट पर जब कोई नहीं बैठा रहता है और आप उसको पुल करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, इजीली आप पुल कर सकते हो। पर उस पर यदि कोई बैठा है और आप उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, दो सरफेस के बीच मींस मैट और फ्लोर के बीच ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण हम उसको धीरे धीरे पुल कर पाते हैं मैट को। नाउ वी विल सी स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, इसे हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। यदि कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोर पर रखा हुआ है, जब हम इसे पुश करते हैं तो क्या होता है, ये मूविंग पोजीशन में आ जाता है। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा और जो सरफेस होगी उसके बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्योंकि इसके पहले क्या था, ऑब्जेक्ट स्टेबल पोजीशन में था। अब हमने क्या किया है, इनके बीच के इंटरलॉक को तोड़ने के लिए हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क करेगा उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा होता है तब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके बीच और जिस सरफेस पर मूव कर रहा उसके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में होता है और हमें उसे मूविंग पोजीशन में लाना होता है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उस रेस्ट करते हुए ऑब्जेक्ट और जिस फ्लोर पर वो रखा होता है उनके बीच इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है। इसलिए इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। पर जब आपने देखा होगा कि ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तब यदि आप उस पर थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करोगे तब भी वो क्या करता जाता है, और ज़्यादा स्पीड से मूव करता जाता है। क्यों करता है, क्योंकि हमने देखा कि जब वो ऑलरेडी मूव कर रहा होता है तब मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग कम होती है, मीन्स हमें कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तोड़ना पड़ता है, इसलिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।